गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमयू क्लास के टीजीटी पीजीटी कला टेस्ट सीरीज के सुपर संडे के आज के इस वीडियो में। सुपर संडे में हम 30 प्रश्नों की सीरीज लेते हैं, आपको पता है। तो आज हमारे 30 प्रश्न हैं, बेहतरीन प्रश्न हैं और आप सभी ने नया साल बहुत अच्छे से मनाया होगा, ये पूरी उम्मीद है मुझे। और आप सभी ने टेलीग्राम, व्हाट्सअप और जो है कि यूट्यूब के कमेंट्स बॉक्स में आपने हमें हैप्पी न्यू ईयर की बहुत सारी बधाइयाँ दी। इसके लिए एएमयू टीम की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी का भी दिन बहुत अच्छा गुजरा है, ये बहुत अच्छी बात है कि अच्छा गुजरा होगा और आप अच्छे होंगे नए साल में, इस 2022 जनवरी में। और दूसरी बात कहना ये चाहता हूँ कि जिसने भी अगर जूनियर और प्राइमरी का पास किया हो, रीट जिसे रीट का पेपर हुआ था, रीट अगर जिसने पास किया हो तो 32,000 भर्तियाँ आपकी निकल चुकी हैं। उसमें यह भी देखना है नोटिफिकेशन में कि क्या सीटेट मांगता है। वैसे सीटेट का जिक्र अभी दिख नहीं रहा है, जब आवेदन होगा तो पता चलेगा 10 तारीख में कि सीटेट का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। अगर सीटेट का ऑप्शन आ रहा होगा तो प्राइमरी में जो एलिजिबिलिटी है वो और जूनियर में जो एलिजिबिलिटी है उसमें सीटेट मांगेगा तो आप आसानी से भर लेंगे, वहाँ पे मेरिट पे सिलेक्शन होगा। और प्राइमरी और जूनियर के लिए टीचर के अच्छे चांस हैं। राजस्थान बोर्ड ने निकाला है, 10 तारीख से उसका आवेदन होगा। और ये क्लास डेली 8 बजे चलती है, आपको पता ही है। जो भी नए लोग जुड़े हैं उनके लिए बता दिया जाता है। और इस नए साल में जो है पहले वीडियो का 2022 का आगाज़ होने जा रहा है और बेहतरीन प्रश्नों के साथ होने जा रहा है। तो फटाफट लाइक, शेयर और कमेंट्स करना शुरू कर दीजिए। जोड़िए और जुड़िए, क्योंकि अब भर्तियां जो हैं देर नहीं करेंगी। अब पूरी 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 भर्ती आने की पूरी संभावना है, अब जल्द से जल्द। तो चलिए मित्रों, इन्हीं बातों के साथ पहले प्रश्न का शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आता है। पहले प्रश्न का कहना है कि जो वुडकट तकनीक है वो कौन से कला के अंतर्गत, कौन सी कला के दायरे में आता है। पाटरी कला के, चित्रकला के, छापा कला या पुष्प संयोजन। वुडकट तकनीक जो है किस कला के दायरे में या किस कला के अंतर्गत आता है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का। यानी 2022 का पहला वीडियो आपका आज का है ये, एक तरह से कह लीजिए। 2021 तो हमने बिता दिया, 31 तारीख को वीडियो देके, अब हम 22 में जो है वीडियो को, तो इन सभी वीडियो को एक प्लेलिस्ट के फोल्डर में 2022 जनवरी 2022 के नाम से मैं डाल दूंगा और उसी में पड़ा रहेगा, ताकि आप जो है इन वीडियो को 2022 में जो ऐड होते जाएंगे वो देखते रहिएगा। प्लेलिस्ट में बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ पहले प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छापा कला। क्या होगा? छापा कला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वुडकट तकनीक कौन सी कला के अंतर्गत आती है? तो छापा कला के अंतर्गत आती है। चलिए मित्रों, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि यवन सुंदरियों का चित्रण किस मुगल शासक के समय में बने। यानी यवन सुंदरियों का जो चित्रण था वो जिस मुगल शासक के समय में बने थे वो मुगल बादशाह कौन सा था। दूसरा प्रश्न हमारा ये है, ठीक है। तो फटाफट कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए। नए साल के इस आगाज़ में जो भी तैयारी कर रहे हैं अपने आप, तैयारी को एकदम बेहतरीन रखें और मजबूती अपनी बनाए रखें, कॉन्फिडेंस रखें। इस बार जो है 2022 की भर्ती में हमें टीजीटी का सिलेक्शन या पीजीटी का जो भी हो ले लेना है। तो रेगुलर बने रहिएगा, छोड़िएगा मत। अगर आपने धारा तोड़ दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उम्मीद पूरी है, अब भर्ती आ जाएगी। तो चलिए मित्रों, हम दूसरे प्रश्न का राइट आंसर देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा शाहजहां, ठीक है। मुगल बादशाह शाहजहां के समय में यवन सुंदरियों का चित्रण जो है ज़्यादातर हुआ है और बना है, ठीक है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बाघ गुफा की प्रतिलिपियां किस संग्रहालय में रखी गई। जो बाघ गुफा की प्रतिलिपियां बनाई गई वो इस समय कौन सी संग्रहालय में रखी गई हैं। इलाहाबाद संग्रहालय, चीन संग्रहालय, लंदन संग्रहालय या गुजरी महल संग्रहालय। और इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले एक कमेंट्स लूँगा। अभी थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले मैंने एक कमेंट्स देखा है उसमें, और लर्निंग बर्ड्स करके एक आईडी है, उन्होंने कमेंट्स किया है कि सर मैंने 12वीं में जो है टेक्निकल आर्ट या फाइन आर्ट जो भी है किया है, और जो है बीए किसी और सब्जेक्ट से किया है, लेकिन पीजी मैंने जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग से किया है। तो सर क्या मैं भर सकती हूँ? देखिए, यूपी के लिए अगर आप हैं तो आप 12वीं में जो किया है आपने उसी से आप भर सकती हैं ग्रेजुएशन के साथ। पीजी की यहाँ कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप राजस्थान बोर्ड में जाना चाहती हैं कला का पेपर देने के लिए, तो इसके पहले राजस्थान बोर्ड में पीजी पर ही एलिजिबल था कि पीजी पे आप वहाँ चित्रकला के पेपर में एलिजिबल हो सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से नई शिक्षा नीति बदलने के बाद राजस्थान बोर्ड ने बीएड को अनिवार्य कर दिया है। वहाँ पे कला के साथ बीएड होना चाहिए, खासकर ग्रेजुएशन में भी आपका जो है क्या होना चाहिए,
कला होना चाहिए। और ये इन्फॉर्मेशन हमारे जो चैनल से जुड़े विशाल जी हैं, जो कि बूंदी से रहने वाले हैं राजस्थान के, उन्होंने बताया था और उनसे कल ही बात हुई थी। तो उनके इन्फॉर्मेशन के अनुसार अगर पुरानी नोटिफिकेशन है तो ठीक है, अगर नहीं आती है तो फिर वहाँ प्रॉब्लम होगी। हाँ, यूपी में आप 12वीं पढ़ी हैं और 12वीं के साथ आपका बीए किसी भी विषय से, तो आप कर सकती हैं अभी फ़िलहाल के लिए। आगे अगर चेंज होगा तो फिर हम जो है यही कहेंगे कि मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए ही नहीं बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका डी। ये अभी बदला नहीं है, मुश्किल हो सकता है अगर बदला होगा तो, ये मेरे कहने का मतलब है अपने यहाँ। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि किस चित्रकार ने अपंग व गठिया होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। इनमें से एक चित्रकार थे जो अपंग भी थे और उनको गठिया था, यानी हड्डी जो है, हड्डियों में जो गठिया रोग हो जाता है, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। वो चित्रकार को थे पियरे अंगस्टे रेनायर थे, बिशनदास, लियोनार्डो दा विंची या फ्रांसिस्की दी गोया। इनमें से वो कौन सा चित्रकार है जिसे बीमारी के तौर पर, यानी अपंग भी थे मतलब विकलांग थे और वो गठिया के मरीज भी थे, उसके बावजूद भी अपने काम को उन्होंने जारी रखा। और मित्रों, वो चित्रकार थे पियरे अंगस्टे रेनायर। कौन थे? पियरे अंगस्टे रेनायर। चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, ये प्रश्न मैंने जो है एक हमारे टीचर हैं जानने वाले और उन्होंने ये प्रश्न दिया था। वैसे इस प्रश्न को मैंने जो है बुक में अभी कहीं पढ़ा नहीं है, फिर भी मैंने लिया है और उनसे डिस्कस किया है, तो मैं इसको दे रहा हूँ। अगर आपको कोई डाउट हो तो इस पर ज़रूर कमेंट्स करिएगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि कला का पहला ज्ञात मानव कितना वर्ष पुराना माना जाता है। ये जिन्होंने हमको ये प्रश्न, ये एक ही प्रश्न ये था जिन्होंने कहा कि जब आप पढ़ाइएगा तो इस प्रश्न को जरूर डालिएगा, क्योंकि वो जो है नेट जेआरएफ क्वालिफाई हैं, पीएचडी के स्टूडेंट हैं वो, तो हो सकता है उन्होंने जो है अपने सर्च में कहीं पाया होगा। तो कला का पहला ज्ञात मानव कितना वर्ष पुराना माना जाता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कला का पहला मानव मतलब ये हुआ कि कला का पहला ज्ञात मानव, यानी कला बनाने वाला मानव के रूप में पहला कितना वर्ष पुराना माना जाता है, ये पूछ रहा है इसमें। ठीक है, तो कितना वर्ष पुराना माना जाता है, तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों दूसरा, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख वर्ष पुराना। कितना? 1 लाख वर्ष पुराना माना जाता है। ठीक है, अगर आपको कोई इस पर डाउट हो तो डिस्कस जरूर करिएगा कमेंट्स में। आइए प्रश्न संख्या 6 देखिए। छठा प्रश्न पूछ रहा है, अति यथार्थवाद चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम है अति यथार्थवाद चित्रकार, और उस पुस्तक के राइटर कौन है? पियरे रेवर्दी, डाली आल्वा या ब्रेतो। कौन है इसमें से यूरोपियन यानी पाश्चात्य शैली का वो कलाकार जिसने बुक लिखी अति यथार्थवाद चित्रकार नाम से? छठा प्रश्न हमारा यही पूछ रहा है और छठे प्रश्न का हमारा जवाब है ब्रेतो। किसने? ब्रेतो ने। ठीक है मित्रों, आगे बढ़िए। प्रश्न संख्या 7वें को देखते हैं। 7वां प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर लीजिए, विकल्प पे आना चाहिए। आइए प्रश्न संख्या 7। कमेंट्स करते जाइएगा, लाइक और शेयर करते रहिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सपोर्ट बनाए रखिए। और 6 बजे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। 6 बजे डेली एक क्वेश्चन उस पर डालता है, सर्च करिएगा AMU क्लासेस टेलीग्राम पे जाके, वहाँ लोगो मिलेगा, ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6 बजे शाम को बेहतरीन प्रश्न एक जाते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न होते हैं वो, और उम्मीद करता हूँ कि आपको उस प्रश्नों को एंजॉय करने में मज़ा आता होगा। ठीक है, एज ए तैयारी के तौर पर। तो 7वां प्रश्न कह रहा है कि ड्रिप तकनीक उपयोग करने के लिए कौन सा अमूर्त अभिव्यक्तिवादी जाना जाता है? कौन सी तकनीक? ड्रिप तकनीक। ड्रिप तकनीक जो है उपयोग करने के लिए अमूर्त अभिव्यक्तवादी जाना जाता है, वो कौन है, ये पूछ रहा है। एंडी वॉरहोल है, एडगर देगा, जैक्सन पोलक, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से वो कौन सा कलाकार है जो ड्रिप तकनीक उपयोग के लिए अमूर्त अभिव्यक्तिवादी जाना जाता है? अमूर्त अभिव्यक्तिवादी के तौर पे ड्रिप तकनीक के नाम यूज करने वाला जाना जाता है, वो कौन सा है? 7वां प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सा वो कलाकार है। तो मित्रों वो है जैक्सन पोलक। कौन है? जैक्सन पोलक। ड्रिप तकनीक याद रखिएगा। 8वां प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 क्या पूछ रहा है? प्रश्न संख्या 8 पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में नारी मूर्ति किस लिए बनाई जाती थी? यानी सिंधु सभ्यता में नारियों की मूर्ति आपको ज़्यादा देखने को मिली थी, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो नारी मूर्ति थी वो किस लिए बनाई जाती थी, यानी क्या मकसद था नारी की मूर्ति बनाने का सिंधु घाटी सभ्यता में? धार्मिकता के लिए,
प्रेरणा के लिए, नारी की सुंदरता के लिए या मनोरंजन के लिए? इनमें से किस लिए जो है बनाई जाती थी नारी की मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता में? तो कमेंट्स करिए फटाफट। अगर आपका कोई सवाल है इस नए साल के आगाज में, कला से संबंधित कोई सवाल हो कमेंट करिए, एलिजिबिलिटी से लेके हर चीज़। जो नए बच्चे हैं, खासकर जो न्यू बच्चे हैं, पहली बार एंट्री करेंगे टीजीटी के लिए, उनके पास जो भी कन्फ्यूजन हो तुरंत क्लियर करें। बुक का कई लोग नाम लेते हैं कि सर बुक क्या लिया जाए, तो रीता प्रताप की बुक लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी की बुक लीजिए कला की आप लोग, 11वीं 12वीं की मिलती है एनसीईआरटी की। अगर अवेलेबल हो सके तो राजस्थान बोर्ड की बुक लीजिए 11वीं 12वीं की, अगर आपसे कहीं से मिल जाए तो ठीक है। इन सब बुकों को रखिए, सबसे बेहतरीन जो है बुक हैं, और उसमें जो है एनसीईआरटी की बुक आप पढ़ेंगे तो उसके लिए आपको बहुत बेनिफिट होगा कला से। हाँ, और रिसेंटली अगर करंट आपको जानना है तो करंट के लिए आपको पेपर पढ़िए, न्यूज़ पढ़िए, वहाँ पे कला संबंधित जो भी आते हैं वो वहीं मिलते हैं। अगर आप पेपर पढ़ेंगे तभी आपको मिलेगा। मैं जो नए क्वेश्चन लाता हूँ, मैं रिपोर्ट कार्ड यानी कि जो पेपर जो आते हैं उनको जब आप पढ़ेंगे तभी कला संबंधित जो न्यूज आएंगे तो उसमें जो है आपको उसकी जानकारी जो है मिलती रहेगी। और उसको लिखते रहिए अलग से एक नोट्स के रूप में, एक डायरी बनाइए, नोट्स के रूप में लिखते रहिए, वो आपका तैयार रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और उसको रिसेंटली पढ़ के जब एग्ज़ाम हो तो जाइए, और बाकी आपका रेडी ही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ये सब चीज़ें आप ज़रूर करेंगे, और हमारे 8वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा आपका धार्मिकता के लिए। यानी सिंधु सभ्यता में नारी की मूर्ति जो है बनाई जाती थी वो धार्मिकता के लिए बनाई जाती थी। ये मकसद था सिंधु सभ्यता में नारी की मूर्तियों को बनाने का, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉक्टर श्रीधर अंधारे किस शैली के लिए विख्यात हैं? डॉक्टर श्रीधर अंधारे नाम है, डॉक्टर श्रीधर अंधारे, और वो जिस शैली से विख्यात है, यानी जिस शैली के लिए वो प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं, वो कौन सी शैली है? चावंड शैली है, देवगढ़ शैली है, नाथद्वार शैली है, या जयपुर शैली है? इनमें से वो कौन सी शैली है जिसमें श्रीधर अंधारे जो है विख्यात माने जाते हैं? ये 9 नंबर प्रश्न है हमारा, और हमारे 9 नंबर प्रश्न का आंसर होगा मित्रों देवगढ़ शैली। क्या होगा? देवगढ़ शैली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 10। 10वां प्रश्न मैं पहले ही बता देता हूं आपको, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि 2022 के जितने वीडियो, यानी ये पहला 2022 का ये पहला वीडियो है। इसके पहले बहुत सारे वीडियो मैंने डाले हैं, लेकिन सन 2022 जो चढ़ा है जनवरी का, ये पहला वीडियो है आपका। और ये मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उस प्लेलिस्ट का नाम ही रहेगा 2022, यानी 2022 नाम रहेगा उस प्लेलिस्ट का, 2022 कला के नाम से रहेगा, और उसी में मैं ये सब वीडियो डाल दूंगा। तो जो भी नए लोग जुड़ेंगे चाहे पुराने लोग, रिपीट आराम से उसमें सभी वीडियो को देख सकते हैं, और कोई कमेंट्स कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे हमको कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये प्रश्न पूछ रहा है 10वां कि मोर ध्वज किस चित्रकला शैली से संबंधित है? मोर ध्वज कौन सी चित्रकला शैली से रिलेशन रखता है? किशनगढ़ शैली से, चावंड शैली, जयपुर शैली, या जोधपुर शैली? मोर ध्वज कौन सी चित्रकला शैली से मित्रों संबंधित है मोर ध्वज? तो 10वें प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से, ठीक है। आइए, सुपर संडे सीरीज चल रहा है, आप देख रहे हैं सुपर संडे सीरीज, और इस साल का जो है पहला वीडियो सुपर संडे सीरीज से ही आपकी शुरुआत हुई है, क्योंकि कल हमने जो है ब्रेक रखा था, आपको भी ब्रेक दिया था, हमने भी ब्रेक लिया था न्यू साल एंजॉय सेलिब्रेट करने के लिए, और आप सभी ने जो है सेलिब्रेशन जो है मैसेज दिया हमें, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद मित्रों। और 11 प्रश्न हमारा पूछ रहा है कि वर्तमान में किस केंद्र पर जयपुर फ्रेस्को चित्रण सिखाया जाता है? यानी प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा केंद्र है जहाँ पर जयपुर फ्रेस्को चित्रण तकनीक सिखाई जाती है? बनस्थली, बम्बई, मेवाड़, या बूंदी? तो प्रेजेंट टाइम में जयपुर फ्रेस्को तकनीक चित्रण इनमें से कौन से केंद्र पर सिखाई जाती है? ये 11वें प्रश्न का हमारा कहना है। इन चारों में से कौन सा राइट आंसर होगा? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइएगा मेरे उत्तर से पहले। और इस प्रश्न का उत्तर होगा बनस्थली। कहाँ सिखाई जाती है मित्रों? बनस्थली में सिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम में जयपुर फ्रेस्को तकनीक। जो केंद्र है इस समय बनस्थली उसका नाम है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर प्रश्न। 12वां प्रश्न पूछ रहा है कि नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ इनमें से प्रभावित हैं, यानी इनमें से किस चीज़ से प्रभावित हैं आधुनिक कलाकार नीलिमा शेख की कलाकृतियाँ? यानी इनसे प्रभावित हैं, इनमें से किन से प्रभावित हैं नीलिमा शेख की जो कलाकृतियाँ हैं, इनमें से किस से प्रभावित दिखाई देती हैं?
पाश्चात्य आधुनिकता से प्रभावित दिखाई देती हैं, जापानी वुडकट से प्रभावित दिखाई देती हैं, मुगल लघु चित्रकला से प्रभावित दिखाई देती हैं, या इन सभी से, यानी ऊपर सभी सही है कहने का मतलब कि इन तीनों का मिक्स जो है कलाकृतियां उनमें जो है प्रभावित दिखाई देती हैं, ये पूछ रहा है 12 नंबर प्रश्न। ठीक है, तो मित्रों 12वें प्रश्न का जो हमारा सही जवाब होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ये सभी हैं, यानी ये तीनों जो है प्रभावित, इनमें से प्रभावित हैं कलाकृतियां। नीलिमा शेख की कलाकृतियां इन तीनों चीजों से प्रभावित रही हैं। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 13। 13वां प्रश्न पूछ रहा है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है। ऊंट की खाल पर जो चित्रांकन है वो एक शैली की विशेषता है। क्या वो बीकानेर शैली है, क्या वो जोधपुर शैली है, क्या वो बूंदी शैली है, या क्या वो कोटा शैली है। इनमें से राजस्थान का वो कौन सा शैली है जिसमें ऊंट के खाल पर चित्रांकन विशेषता है, उसकी खास विशेषता है, खास पहचान है। ठीक है, तो प्रश्न समझ गए होंगे और प्रश्न का उत्तर भी आपने दे दिया होगा, और इस प्रश्न का उत्तर होगा बीकानेर। क्या होगा? बीकानेर की जो विशेषता है उसके चित्रांकन की, वो है ऊंट की खाल पर चित्रांकन। ठीक है, आइए 14 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 14। 14 नंबर प्रश्न मित्रों कह रहा है सुपर संडे सीरीज चल रहा है आपका, सुपर संडे 30 प्रश्नों का सीरीज चल रहा है जिसमें टोटल 30 प्रश्न हैं, और आप कितना सही जाते हैं ये आपको चेक करना है आज। तो चलिए नए साल में आज देखिए कितना है आप सही। और 14 नंबर प्रश्न का आगाज है, पूछ रहा है विसेंट वान गाग ने सनफ्लावर को चित्रित करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया था। यानी विसेंट वान गाग जिन्होंने सनफ्लावर चित्र को चित्रित किया था और उसने जिस तकनीक का उपयोग किया था वो तकनीक कौन सा है। तो इसमें एक प्रश्न ऑलरेडी आपको मिल गया कि सनफ्लावर तक जो है चित्रित करने वाले विसेंट वान गाग है, एक प्रश्न यही मिल गया। और किस तकनीक में उन्होंने उसको उपयोग किया है, यानी किस तकनीक का इस्तेमाल किया है उसको चित्रित करने में, ये यहाँ प्रश्न ऑलरेडी पूछ रहा है। क्या वो इम्पेस्टो तकनीक थी, क्या वो लिथोग्राफी थी, या क्या वो कास्ट फलक पेंटिंग थी, या टेराकोटा का इस्तेमाल किया। इनमें से किसका तकनीक का इस्तेमाल किया सनफ्लावर चित्रित करने में विसेंट वान गॉग ने। तो मित्रों विसेंट वान गॉग ने इम्पेस्टो तकनीक का इस्तेमाल किया था सनफ्लावर को चित्रित करने में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15। ये भी प्रश्न कुछ हटके है और एक छोटे से शॉर्ट बुक में इस प्रश्न को मैंने देखा था, और इस प्रश्न का जो है मतलब रिसेंटली एक तरह से ये मिला था हमें, इसलिए हमने इसको लेना जो है ज़रूरी समझा कि ये भी रहेगा, कभी दिमाग में कहीं क्वेश्चन आ जाते हैं तो काम हो जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाब्लो पिकासो का पूरा नाम कितने शब्द लंबा है। जो पाब्लो पिकासो, आपको पता ही है पाब्लो पिकासो के बारे में, पिकासो की पेंटिंग दुनिया भर में आजकल चर्चा बनी हुई है। जब भी नीलामी होती है पाब्लो पिकासो की पेंटिंग एक अलग रिकॉर्ड बना के रखती है। ठीक है, और 2021 में भी टॉप 10 पेंटिंगें जो बिकी हैं उस पर मैं जल्दी ही आपको वीडियो बनाऊंगा जिसमें टॉप 10 भी पेंटिंग बिकी हुई हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक पेंटिंग जिसका नाम पेंटिंग का और कितने में बिकी, ये सब चीज़ मैं आपको जो है एक वीडियो के जरिए जरूर दूंगा, बस उसका इंतजार करिएगा। ठीक है, तो कितने शब्द लंबा है, यानी पाब्लो पिकासो का पूरा नाम कितने शब्द लंबा है। प्रश्न ऐसे ही था, इसलिए इस प्रश्न का ऐसे ही जो है जिक्र किया जा रहा है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर जो होगा 23। कितना? पाब्लो पिकासो का पूरा नाम कितने शब्द लंबा है, तो 23 शब्द लंबा है। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या 16 जिक्र करते हैं। 16 प्रश्न का पूछ रहा है राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। राजस्थान जो शब्द है उसका यूज़ यानी प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। ए बी हैवल साहब ने, आनंद कुमार स्वामी ने, राय कृष्णदास ने, या कर्नल टाड ने। इनमें से वो कौन कला समीक्षक, कला इतिहासकार है जिसने राजस्थान शब्द का यूज़ सबसे पहले किया था। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन, वेरी इंपॉर्टेंट और अपने आप में बेहतरीन प्रश्न है, और फटाफट ड्रॉप करते जाइए, कमेंट सवाल करिए, कोई भी कमेंट्स के जरिए आपको पूछना हो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ पूछिए, एक दूसरे से डिस्कशन भी करिए अपने प्रश्नों का। यही तरीका है तैयारी का और यही तरीका आपको अपनाना है, क्योंकि हर चीज़ जो है एक जगह पे डिपेंड नहीं रखा जाता है। अपने बुक को भी पढ़िए, हर चीज़ को पढ़िए। ठीक है, खासकर NCERT की चीज़ें जरूर पढ़िए कला से संबंधित। तो 16वें प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्नल टाड। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो थे वो थे कर्नल टाड।
ठीक है। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 17। 30 प्रश्नों की सीरीज के सुपर संडे में आप हैं 17वें प्रश्न की तरफ, और प्रश्न पूछ रहा है पोर्टल ऑफ गॉड किस सहेली, देखिएगा ये सहेली टाइप हो गया है, नॉट सहेली इट्स सहेली, ठीक है, क्या है सहेली है, टाइपिंग मिस्टेक। पोर्टल ऑफ गॉड, पोर्टल ऑफ गॉड किस शैली को कहा जाता है, यानी किस शैली का नाम पोर्टल ऑफ गॉड भी है। क्या वो नाथद्वार शैली है जिसे पोर्टल ऑफ गॉड कहते हैं, क्या वो मेवाड़ शैली है जिसे पोर्टल ऑफ गॉड कहते हैं, क्या वो देवगढ़ शैली है जिसे पोर्टल ऑफ गॉड कहते हैं, या किसे जसरौता शैली है जिसे पोर्टल ऑफ गॉड कहते हैं। इनमें से किसे हम पोर्टल ऑफ गॉड के नाम से जानते हैं, ये पूछ रहा है 17वां प्रश्न। और 17वें प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा वो होगा नाथद्वार शैली। मित्रों, नाथद्वार शैली को पोर्टल ऑफ गॉड के नाम से भी जानते हैं। इस चीज़ को दिमाग में अच्छे से रखिएगा, कभी कभी प्रश्न ये आपसे घुमा के पूछ देगा, तो वहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और 18वें प्रश्न का जिक्र करेंगे अब हम। 18वां प्रश्न पूछ रहा है कि डिएगो वेलास्केज द्वारा चित्रित पेंटिंग द सरेंडर ऑफ ब्रेड किस विषय पर आधारित है। प्रश्न इसमें भी एक प्रश्न आपके सामने है, डिएगो वेलास्केज नाम है और उन्होंने चित्र चित्रित किया, यानी चित्र था जो पेंटिंग है एक, उसका नाम है द सरेंडर ऑफ ब्रेड, ठीक है। किस विषय पर आधारित है, यानी थीम क्या है उसका बनाने का, ये पूछ रहा है। मतलब थीम तो पूछ दिया और चित्र का नाम है द सरेंडर ऑफ ब्रेड। ये क्वेश्चन आपका एक ऊपर अंदर ऑलरेडी बना हुआ है कि द सरेंडर ऑफ ब्रेड पेंटिंग चित्र किसने बनाया है, तो डिएगो वेलास्केज ने, ठीक है। तो एक प्रश्न ऊपर हो गया। और इस पेंटिंग के बनाने का थीम, यानी किस थीम पे आधारित है ये पेंटिंग, की हर चीज़ कोई ना कोई थीम लेकर की जाती है, तो ये क्या है, सैन्य जीत पर है, ईसा मसीह की सूली चढ़ाए जाने पर थीम पे बना है, सैनिक के हार पे ये थीम पे बना है, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो 18वें प्रश्न को आप समझ गए होंगे और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सैन्य जीत पर, यानी कि द सरेंडर ऑफ ब्रेड जो विषय आधारित रही है वो है सैन्य जीत आधारित, जिसको बनाया था डिएगो वेलास्केज ने, याद रखिएगा। आइए प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न पूछ रहा है मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं। ये तो आपको पता ही होगा, पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम छवियां देख सकते हैं किसकी, बकरी की, हाथी की, घायल सुअर की, या हिरन की, ठीक है। तो किसकी छवियां हम देख सकते हैं मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक क्षेत्रों में, ये पूछ रहा है हमारा 19 नंबर प्रश्न। और इसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा घायल सुअर की, किसकी, घायल सुअर की, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है मित्रों, और 20वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के कौन से प्रधानमंत्री ने चित्रकारी का भी कार्य किया, यानी भारत के जो है एक प्रधानमंत्री थे जिन्होंने चित्रकारी में भी कार्य किया था, उस प्रधानमंत्री का नाम क्या था। क्या स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, या स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, स्वर्गीय बीपी सिंह थे, या बीपी स्वर्गीय नरसिम्हा राव। इनमें से वो कौन सा है, प्रधानमंत्री कौन है जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक चित्रकारी का भी कार्य उन्होंने किया था। बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट प्रश्न सीरीज में से ये भी एक प्रश्न है, और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करते जाइए मेरे उत्तर से पहले। और आज भी आप देखिए 30+ प्रश्नों की, यानी 30 प्रश्नों की सीरीज में टोटल कितना आज सही जाते हैं आप नए साल में, ठीक है। तो चलिए मित्रों, हमारे इस प्रश्न का यानी 20 नंबर प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा पीवी सिंह। पीवी सिंह जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, और वो दुनिया में जब जिंदा थे, यानी दुनिया में जब थे वो, तो उस समय उन्होंने चित्रकारी में भी अपना कार्य किया था, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन प्रश्न है। आइए प्रश्न संख्या 21 पर जिक्र करेंगे हम। प्रश्न संख्या 21 पे चलिए मित्रों, तो प्रश्न संख्या 21 हम आगे बढ़ चुके हैं, 20+ के आगे चल रहे हैं, और 21वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ऑन स्क्रीन 21वां प्रश्न। और प्रश्न पूछ रहा है रेड रिबन मछुआरिन, ये चित्र है और ये किसने बनाया है इसमें से। रेड रिबन मछुआरिन चित्र आधुनिक कला का वो कौन सा कलाकार है जिसने वेद नायर ने, आरा ने, गायतोड़े, या एफएन सुजा। इनमें से वो कौन सा आधुनिक कलाकार है जिसने रेड रिबन मछुआरन नामक चित्र को बनाया, ठीक है। तो ये है प्रश्न। तो संडे सीरीज है आपकी, और संडे सीरीज ये 2022 का पहला वीडियो है, मतलब
2022 में हमारा पहला वीडियो संडे सीरीज के नाम से ही चल रहा है और मैं 2022 कला के नाम से इस प्लेलिस्ट को बनाऊंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। और उस प्लेलिस्ट में उस सभी वीडियो इस साल के डाले जाएंगे, तो आपको देखने में या जो भी नए जुड़ेंगे उनको देखने में, चाहे जिनको आप शेयर करेंगे उनको देखने में एक जगह इकट्ठा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए सही रहेगा। और हमारे इस प्रश्न का जो जवाब होगा 21वें का, वो राइट आंसर हो जाएगा गाय तोड़ने का। किसके? रेड रिबन मछुआरे गाय तोड़ने का चित्र है। ठीक है मित्रों, आइए 22 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 22, मोनालिसा कितनी बार चोरी हो चुकी है? मोनालिसा की जो पेंटिंग है वो कितनी बार चोरी की जा चुकी है, यानी मोनालिसा की पेंटिंग चोरी हुई थी लेकिन कितनी बार हुई थी, सवाल यहाँ ये है। मोनालिसा आपने पेंटिंग भी देखा है, उसकी खूबसूरती भी, उसकी बनावट भी और उसके चर्चे भी आपने सुने होंगे, लेकिन आपने कहीं सुना है या कहीं आपने कभी न्यूज़ में पढ़ा था कि मोनालिसा पेंटिंग चोरी भी हुई थी और कितनी बार हुई थी? बस इतना ही हमारा आज का ये सवाल है। रिसेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन को मैंने इसको डाला है, मैंने पढ़ा था तो मैंने देखा था, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने डाला है कि मोनालिसा कितनी बार चोरी हो चुकी है, 4 बार, 1 बार, 3 बार या 2 बार। तो ड्रॉप करते जाइएगा कमेंट्स, फटाफट आंसर देते जाइएगा। कोई भी सवाल हो आपका कला संबंधित पूछते जाइए, उसका जवाब हम आपको देंगे। चाहे आप किसी भी राज्य से हों, आप मेरे यूट्यूब पे करिए, मेरे टेलीग्राम पे जो है सवाल करिए, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे करिए, हर जगह आपको जो है सवाल का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, और इस प्रश्न का हमारा जो सही जवाब होगा, यानी मोनालिसा जो चोरी हुई थी मित्रों, वो सिर्फ 1 बार हुई थी। कितनी बार? मोनालिसा सिर्फ 1 बार चोरी हो चुकी है, ओनली 1 बार। आइए 23 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न पूछ रहा है कि इनमें से किस कलाकार के चित्रों में बोट बसोहली शैली का प्रभाव है? यानी कलाकार का नाम बताना है जिनके चित्रों में बसोहली शैली, बोट बसोहली शैली का प्रभाव है। क्या वो यामिनी रंजन राय साहब हैं? क्या वो NS बेंद्रे हैं? क्या वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं या KCS पनिक्कर? कौन है इनमें से जिनके चित्रों में बोट बसोहली शैली का प्रभाव दिखता है? मैं कई विकल्पों में जो है आधा ही नाम रखता हूँ, देखिएगा, जैसे ये है। इसका मकसद रखने का कभी कभी ये होता है कि ये रहेगा तो आप पूरा नाम भी जो है याद रख सकते हैं, जैसे KCS पनिक्कर, NS बेंद्रे, तो उनके टाइटल से भी आप जो है पकड़ सकते हैं कि ये किसका नाम लिया जा रहा है, तो इससे आपकी जो है और बेहतरीन रहेगी याददाश्त, ये फ़ायदा रहेगा आपके दिमाग में, ताकि कहीं प्रश्न बनाए और छोटे ही वर्ड में बस टाइटल नेम से अगर पकड़ ले तो आप उसको पकड़ने में जो है आपको आसानी होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा आपका बेंद्रे, यानी NS बेंद्रे। ठीक है, आगे बढ़ें। आइए प्रश्न संख्या आपका 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहना चाहता है। इनमें से कौन से शासक ने अपना नाम नागरीदास रखा था? यानी ये कौन सा शासक था जिसका नाम नागरीदास भी है, यानी उन्हें नागरीदास के नाम से जाना जाता है, नागरीदास उन्होंने अपना नाम रखा था। क्या वो जयसिंह थे? यानी जो शासक ये थे वो राजस्थान से बिलोंग करते हैं, राजस्थान के समय के थे, शैलियों में से किसी एक शैली के, और उन्होंने अपना नागरीदास नाम रखा था। क्या वो जयसिंह थे, अभय सिंह, राज सिंह या राजा सावंत सिंह? इनमें से कौन से राजा थे जिन्होंने अपना नाम नागरीदास रखा था? ठीक है, तो मित्रों नागरीदास के नाम से राजा सावंत सिंह को हम जानते हैं। किसे? राजा सावंत सिंह को हम नागरीदास के नाम से जानते हैं, यानी नागरीदास उन्हीं का नाम था। ठीक है, आइए 25 नंबर प्रश्न देखिएगा। प्रश्न संख्या 25वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कलाकार छायावादी शैली का कवि भी था? छायावादी शैली का कवि एक कलाकार है इनमें से, और वो कौन सा कलाकार है आधुनिक युग का? क्या वो संजय भट्टाचार्य हैं? क्या वो असित कुमार हल्दर साहब हैं? क्या वो राम गोपाल हैं, यानी राम गोपाल विजयवर्गीय पूरा नाम, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? इनमें से कौन सा कलाकार है जो छायावादी शैली का कवि भी है? तो मित्रों कई लोग के दिमाग में ये भी आएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर तो एक कवि हैं, तो इसलिए विकल्प डी पे ही मार देते हैं। अगर घबराहट में आप इस प्रश्न को, जैसे मान लीजिए आपने समझा नहीं और बस आप एग्जाम पीरियड में बैठे हुए हैं और आप ये प्रश्न आपके सामने है और आपने बस एक कॉमन पॉइंट पकड़ लिया कवि, और कवि पकड़ते ही आपका विकल्प पाया रविंद्रनाथ टैगोर, आपने धड़ाक से रविंद्रनाथ टैगोर को मार दिया, तो यही आप जो है मिस कर जाएंगे। यही चीज़ आपको समझना है कि जब एग्ज़ाम देगा तो विकल्प भी देगा ऐसा कि उसमें कवि और भी रहेंगे
और कवि आप कहेंगे कि अरे रविंद्रनाथ टैगोर तो कवि थे, लेकिन यहाँ एक कॉमन पॉइंट और भी है कि छायावादी शैली का कवि है वो। और इस प्रश्न का अगर इस हिसाब से आप समझेंगे तो इसका जो सही जवाब होगा, यानी 25 का जो सही जवाब होगा वो होगा राम गोपाल विजयवर्गीय, छायावादी शैली के कवि की भी है था। ठीक है, राम गोपाल विजयवर्गीय। रविंद्रनाथ टैगोर भी थे, लेकिन छायावादी की बात कर रहा है यहाँ पे। आइए 26 नंबर प्रश्न करिएगा, क्या कह रहा है। कौन सा पुनर्जागरण कलाकार अब तक का सबसे प्रसिद्ध अनोखा विलंब करता है। यानी पुनर्जागरण के कलाकार हैं और सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध अनोखा विलंब करता है। कौन सा पुनर्जागरण का कलाकार, यानी पाश्चात्य शैली का वो कौन सा कलाकार है। क्या वो लियोनार्डो दा विंची थे, राफेल, माइकल एंजेलो, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रश्न समझ पा रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि प्रश्न समझ रहे होंगे, और समझना ही आपके प्रश्न का आधार है, मैं पहले ही बता दिया हूं। और इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची। कौन, लियोनार्डो दा विंची। आइए 27 नंबर प्रश्न को देखिएगा, प्रश्न संख्या 27 आपके सामने है। और 27वां प्रश्न पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा माना जाता है। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है कौन सा। मांदा, रंगपुर, राखीगढ़ी, दायमाबाद, इनमें से कौन सा है वो स्थल, जगह, स्थान सिंधु सभ्यता का जिसे हम सबसे बड़ा मानते हैं। 27वां प्रश्न है और इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा राखीगढ़ी। क्या होगा मित्रों, राखीगढ़ी। 28 नंबर प्रश्न को देखिए आप, प्रश्न संख्या 28 प्रश्न की बात कर रहे थे, 28। ठीक है, 28वां प्रश्न पूछ रहा है कि लिथोग्राफिक किस कला का विद्या है। लिथोग्राफिक जो है वो कौन सी कला की विद्या कही जाती है। म्यूरल पेंटिंग को लिथोग्राफी कला की विद्या मानते हैं, ग्लास पेंटिंग, कंप्यूटर पेंटिंग यानी कंप्यूटर कला, या ग्राफिक कला को। किस कला को लिथोग्राफिक कला विद्या के नाम से हम जो है जानते हैं इनमें से। ये हमारा 28वां प्रश्न है। और मुझे उम्मीद है कि आप जो है आज ड्रॉप आंसर जो कर रहे होंगे उसमें 30+ रो में बेहतरीन परफॉर्मेंस आपकी चल रही होगी मित्रों। और हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा ग्राफिक कला। क्या हो जाएगा, ग्राफिक कला लिथोग्राफी कला की एक विद्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29वां प्रश्न आपके सामने है और आप 30 प्रश्नों में आखिरी प्रश्न के 29वें पे हैं। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए कौन सी कला संस्था सर्वोच्च है। कला संस्था सर्वोच्च मानी गई उत्तर प्रदेश की दृश्य कला की गतिविधियों के लिए। समझ गए आप, क्या वो ललित कला अकादमी है, राज्य सांस्कृतिक केंद्र, संगीत नाटक अकादमी, राज्य ललित कला अकादमी। तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश की कला संस्था सर्वोच्च मानी गई दृश्य कला गतिविधियों के लिए यानी विजुअल आर्ट गतिविधि के लिए कौन सी। ठीक है, 29 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा है और इसका सही जवाब होगा राज्य ललित कला अकादमी। क्या है, राज्य ललित कला अकादमी। कहाँ है, कमेंट करिएगा। और आखिरी प्रश्न इस वीडियो का 30वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है। बैक टू बैक सुपर संडे सीरीज के 30 प्रश्नों में आपका 30वां प्रश्न आपसे जिक्र कर रहा है और कह रहा है कि अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र आंद्रे ने कब प्रकाशित किया। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र से संबंधित टीजीटी 2021 में 2 प्रश्न आए थे, आपको याद होगा। ठीक है, याद करिएगा, 2 प्रश्न आए थे जिन्होंने दिया था। तो पूछ रहा है कि अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने दिया था, आंद्रे ब्रेतो ने दिया था और उसको प्रकाशित किया गया था कब। ठीक है, 1927 में, 1925 में, 1926 में या 1924 में। ठीक है मित्रों, तो प्रथम घोषणा पत्र आंद्रे ब्रेतो द्वारा प्रकाशित किया गया अति यथार्थवाद का वो सन था 1924। क्या था, वो सन था 1924। तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो और कैसा लगा आज का हमारा सन 2022 का ये पहला वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर सचमुच पसंद आता है तो नए साल में हम चाहते हैं कि वीडियो पे लाइक ज़्यादा से ज़्यादा हो, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए आप लोग के द्वारा और कमेंट्स अच्छे अच्छे किए जाए, क्योंकि नए साल की शुरुआत अच्छी होगी तभी ये पूरा सीज़न हमारा अच्छा होगा और तभी जाके जो है आपकी हमारी हिम्मत बनी रहेगी। तो मित्रों इन्हीं बातों के साथ इस नए साल के पहले वीडियो के लिए दीजिए इजाज़त।
कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और बेहतरीन प्रश्नों की सीरीज। तब तक के लिए नमस्कार।